हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनके जैन क्लासेज में। आज हम लेके आए हिंदी शिक्षण विधि का पार्ट नंबर 2। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व कौन सा होता है? भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है, कौन सा हो सकता है? भाषाई प्रयोग के अवसर, इकाई परीक्षण, भाषा में आकलन, पाठ्यपुस्तक। तो बताइए दोस्तों, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है, मतलब भाषा सीखने में अवरोध कौन पैदा करता है? तो बताइए कौन हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि भाषा प्रयोग के अवसर से तो हम भाषा सीख सकते हैं, इकाई परीक्षण से भी हम भाषा सीख सकते हैं, पाठ्य पुस्तक से भी भाषा सीख सकते हैं। बट भाषा में आकलन, सिर्फ भाषा देखने से हम भाषा नहीं सीख सकते, इसलिए ये एक सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस विधि के द्वारा पढ़ाने पर गद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है? हम किस विधि के द्वारा पढ़ाएंगे? तो गद्य पढ़ाने पर हम किस विधि के द्वारा पढ़ाने पर गद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है, मतलब कि गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है। कब गद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है? किस विधि के द्वारा? किस विधि के द्वारा हम गद्य के गुण दोषों की आलोचना करते हैं पढ़ाने पर? किस विधि में हम कहना यह चाहता है कि किस विधि में के द्वारा पढ़ाने पर गद्य के गुण दोष की आलोचना करनी पड़ती है? तो कौन सी विधि में करनी पड़ती है? व्यास विधि में, तुलना विधि में, खंडान्वय विधि में, व्याख्या विधि में? तो बताइए कि गद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा व्याख्या विधि में। किस विधि में? व्याख्या विधि में। याद रखना, किस विधि के द्वारा पढ़ाने पर गद्य के गुण दोष की आलोचना करनी पड़ती, तो व्याख्या विधि। कौन सी विधि में विद्यार्थी अक्षरों की आकृति बनाना सीखते हैं? अक्षरों की आकृति बनाना सीखते हैं। रूपलेखन विधि, स्वतंत्र लेखन, रचनानुकरण या सभी? तो अक्षरों की आकृति बनाना सीखते हैं। तो बताइए, हम जानते हैं कि डॉट 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 से हम क्या बनाते हैं? आकृति बनाते हैं, मतलब रूपरेखा लेखन विधि। कौन सी होगी? 24 का अ, क्योंकि रूपरेखा में क्या होता है, ऐसे ऐसे डॉट दिए होते हैं और अपन उस पर क्या करते हैं? इस तरह से बनाते हैं। तो ये कौन सी होगी? आकृति बनाई, अक्षर की आकृति, रूपरेखा लेखन विधि। बुनियादी शिक्षा में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? बुनियादी शिक्षा में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? प्रत्यक्ष विधि का, आगमन विधि का, अनुकरण विधि का? कोई नहीं। जो बुनियादी शिक्षा होती थी उसमें किस विधि का उपयोग किया जाता था? तो 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा स, अनुकरण विधि। बुनियादी शिक्षा में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो अनुकरण विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, कौन सी विधि में व्याकरण शिक्षण गद्य पद्य शिक्षण के माध्यम से सिखाया जाता है? कौन सी विधि में व्याकरण शिक्षण, क्या कौन सा शिक्षण? व्याकरण शिक्षण गद्य पद्य शिक्षण के माध्यम से सिखाया जाता है। बताइए कौन सी विधि में सिखाया जाता है? आगमन विधि, निगमन विधि, समवाय विधि, सूत्र विधि। कहना यह चाहता है कि किस विधि में व्याकरण शिक्षा गद्य पद्य शिक्षण के माध्यम से सिखाया जाता है? तो 26 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवाय विधि में व्याकरण शिक्षण को गद्य पद्य शिक्षण के साथ साथ सिखाया जाता है, तो समवाय विधि में। निबंध शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? निबंध शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? रूपरेखा विधि, चित्रवर्णन विधि, स्वाध्याय विधि, अभिनय विधि। निबंध शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है? क्या देगा? कौन सी विधि नहीं है? बताइए 27 का क्या राइट होगा? तो डी ऑप्शन, अभिनय विधि। निबंध शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है? तो 27 का बता रखा है डी, अभिनय विधि। इसका मतलब कहना जाता है कि निबंध शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है? तो अभिनय विधि नहीं है। रूपरेखा विधि है, चित्रवर्णन विधि है, स्वाध्याय विधि भी है, लेकिन अभिनय विधि नहीं है। किसकी? निबंध शिक्षण की। नेक्स्ट, यह अध्ययन क्षेत्र की किस शाखा की प्रमाणित पुस्तक होती है? यह अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की प्रमाणित पुस्तक होती है, यह कथन किसका है? अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की प्रमाणिक पुस्तक होती है, यह कथन किसका है?
तो 28 का ऑप्शन नंबर होगा लेज। क्या होगा? बी, लेज का कथन है। 29, शुद्ध वर्तनी पाठ पढ़ते समय शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार है। शुद्ध वर्तनी पाठ पढ़ते समय अशुद्धि वर्तनी युक्त शब्द अवश्य बताए। केवल शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द बताए, केवल आते हैं उसको तो क्रॉस मारना पहले, ठीक है ना। पहले अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द बताए, तत्पश्चात उसका शुद्ध रूप बताए। पहले शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द बताए, तत्पश्चात उसका शुद्ध रूप बताए। तो पहले अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द बताए, तत्पश्चात शुद्ध रूप बताए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। समझिए इसको, शुद्ध वर्तनी का पाठ पढ़ा रहे हैं। मान लो आप हिंदी पढ़ा रहे हो और आप हिंदी में आज टॉपिक पढ़ा रहे हो शुद्ध वर्तनी, शुद्ध और अशुद्ध। तो सबसे पहले आप क्या बताओगे? अशुद्ध वर्तनी बताओगे, उसके बाद शुद्ध वर्तनी बताओगे। तो इसका सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियों की प्रगति का लेखा जोखा कौन सी विधि में संचित होता है? दोस्तों दोबारा सुनिए, छात्रों की विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धि की प्रगति का लेखा जोखा कौन सी विधि में संचित होता है? तो बताइए, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, संचित अभिलेख, वर्गक्रम। तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संचित अभिलेख। मूल्यांकन उपयोगी है विद्यार्थी की प्रगति जानने में, विद्यार्थी की कक्षा की उपस्थिति जानने में, विद्यार्थी के आचरण जानने में, या सभी? मूल्यांकन उपयोगी है। तो बताइए 31 का क्या राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी की प्रगति जानने में। दोस्तों ये सभी देखकर आप इसे टिक न लगाएं क्योंकि यह गलत है। मूल्यांकन उपयोगी है, विद्यार्थी की प्रगति जानने में उपयोगी है। विद्यार्थी की कक्षा उपस्थिति जानने में उपयोगी नहीं है मूल्यांकन। विद्यार्थियों के आचरण जानने में भी उपयोगी नहीं है मूल्यांकन, क्योंकि कक्षा की उपस्थिति जानने में मूल्यांकन उपयोगी नहीं है। कैसे? जैसे कि कोई लड़का महीने में रेगुलर आ रहा है, लेकिन जिस दिन मूल्यांकन लिया उस दिन वह स्कूल नहीं आया, तो क्या उससे आप यह बता दोगे कि बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं है? तो हम इस प्रकार से नहीं बता सकते हैं। क्या अगर कोई लड़का अपन जिस दिन मूल्यांकन ले रहे उस दिन वो लड़का नहीं आया, तो आप ये कहोगे कि ये बच्चा मतलब फेल हो जाएगा? नहीं बोल सकते हैं। वो एक दिन नहीं है, बाकी दिन तो आया महीने में 28-29 दिन। इसलिए विद्यार्थी की कक्षा उपस्थिति जानने में मूल्यांकन उपयोगी नहीं है, विद्यार्थी के आचरण जानने में भी उपयोगी नहीं है, बट विद्यार्थी की प्रगति जानने में मूल्यांकन उपयोगी है। भाषा शिक्षण का सिद्धांत कौन सा है? भाषा शिक्षण का सिद्धांत कौन सा है? रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, या उपयुक्त सभी? तो 32 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। भाषा शिक्षण का सिद्धांत कौन सा है? तो रुचि का सिद्धांत भी है, प्रेरणा का सिद्धांत भी है, क्रियाशीलता का सिद्धांत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? सुनना वापिस, बच्चों का, एक मिनट, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए, किसका लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए कौन सी विधि उपयुक्त हो सकती है? अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर, सुंदर लेख का अभ्यास। अपन को कौशल देखना है, कौन सा? लेखन कौशल। तो अगर आप किसी बच्चे का लेखन कौशल का मूल्यांकन करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे? हम उसको बोलेंगे बेटा तुम अपना अनुभव लिखिए। क्या बोलेंगे? बेटा तुम अपने अनुभव को लिखिए। तो वो अपने मन के अनुभव लिखेगा, तो वो अपनी इच्छा से लिखेगा अपने अनुभव, तो उससे अपन को उसके लेखन कौशल का पता लग जाएगा, उसका हम मूल्यांकन कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, कार्यालय कार्यों के लिए किया जाता है, के लिए ही लिखा है? देखो मैं ही देखते पहले क्रॉस मारता हूँ, ठीक है ना। अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। लिखित भाषा का प्रयोग केवल आ गया, क्रॉस कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे भी केवल आ गया, क्रॉस कीजिए। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा सी ऑप्शन राइट मारिए।
अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो 34 का राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। जहाँ पे भी केवल दिखता है उसको तो क्रॉस मार देना है, ही दिखता है क्रॉस मार दीजिए, फिर केवल दिखता है फिर क्रॉस मार दीजिए, राइट कर दीजिए। ठीक है, तो लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए ही किया जाता है। एग्जाम में तो एक बार पढ़ लेना केवल और ही का मतलब क्या है, बट अधिकतर ऐसे ही आते हैं जो क्रॉस वाले होते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? उच्च प्राथमिक स्तर अर्थात 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? मिश्रित वाक्य संरचना, विचारों की मौलिकता, वर्तनी शुद्धता, तत्सम शब्दावली। तो बताइए 6 से 8 तक लेखन क्षमता का आकलन करने के लिए हम विचारों की मौलिकता पर सर्वाधिक महत्व देंगे। 35 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित है या नहीं। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। क्या पूछ रहा है? पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या मतलब है? पाठ पढ़ लिया है, अब बच्चों से आप क्या बनवा रहे हो? प्रश्न बनवा रहे हो। तो इसका क्या मतलब है? इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। एक बार इसको रहने देते हैं, 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। 2 ऑप्शन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रश्न बनवाने की आदत का विकास होता है, ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप जो पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवा रहे हैं, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। जितना बच्चों ने पाठ को गहराई से समझा होगा वो उतने ही अच्छे प्रश्न बना सकेंगे। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। 37 क्वेश्चन नंबर, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लेखन का अभ्यास। ध्यान रखना, लेखन क्षमता का विकास, ठीक है ना। तो सुंदर लेखन का अभ्यास, मानक वर्तन का प्रयोग, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविकता, लिखित अभिव्यक्ति, दिए हुए बिंदु और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखवाना। तो लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या बताइए? सुंदर लेखन का अभ्यास नहीं, मानक वर्तनी का प्रयोग ये भी नहीं होगा, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8 तक, ठीक है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है सही रूप में समझना, व्याकरण के नियमों को रटना, बात रटने की आती है तो ये तो नहीं है। ठीक है, अपन को पूछा भी यही है कि कौन सा नहीं है, तो ये वाला नहीं है, अर्थात ये राइट हो जाएगा। सही रूप में समझना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना। दोस्तों इसने ये पूछा है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो व्याकरण के नियमों को रटना यह उद्देश्य नहीं है। अर्थात उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य कौन कौन सा होता है? सही रूप में समझना होता है, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग होता है, दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना भी होता है भाषा शिक्षण का उद्देश्य, बट व्याकरण के नियमों को रटना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 39, भाषा के व्याकरण की समझ को केवल आते ही मैं कुछ नहीं पढ़ता हूँ, सीधा क्रॉस मारता हूँ। यहाँ पे भी केवल आया, सीधा क्रॉस। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन, 2 ऑप्शन बचे। कितने बचे? 2 ऑप्शन। निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए।
ठीक है, एक बार सारे ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। भाषा के व्याकरण की समझ को केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से तो हम भाषा के व्याकरण को नहीं समझ सकते, और केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से भी नहीं आंका जा सकता है। निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, ये भी एक तरह से केवल निबंधात्मक के बारे में ही बता रहा है, तो ये भी नहीं है। तो भाषा की व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा के प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना, व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना मतलब रटना हो गया है, तो व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। तो व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्याकरण का ध्यान रखना, भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना, व्यवहारिक व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। तो इसका 40 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए, भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट कर देना दोस्तों कि व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाषा प्रयोग में, जो हम भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। ठीक है, कि भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना ये कोई व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य नहीं, बल्कि व्याकरण का ध्यान रखना मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 41, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। व्याकरण शिक्षण की बेस्ट प्रणाली कौन सी है? 6 to 8 क्लास में व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी? पाठ्यपुस्तक प्रणाली, समवाय प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली, आगमन प्रणाली। तो व्याकरण शिक्षण की पूछ रहा है, तो 41 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उच्च प्राथमिक स्तर पर जो व्याकरण शिक्षण करवाया जाता है वो आगमन प्रणाली के आधार पर किया जाता है। ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर करवाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान द्वारा सीखना चाहिए, यह कथन किसका है? बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान द्वारा सीखना चाहिए, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी हर्बर्ट का है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। लास्ट के 3 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर। बच्चों को कम से कम बताया जाए, उन्हें अधिक से अधिक खुद ज्ञान द्वारा सीखना चाहिए, यह कथन हर्बर्ट का है। चलो 49 तक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ठीक है, ये वाला 43, कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कौन सा है? प्रश्नों का क्रम तर्क संगत होना चाहिए, प्रश्नों का जो क्रम है तर्क संगत होना चाहिए, प्रश्नों की रचना बालक की व्यवहारिक भाषा के अनुसार की जाती है, प्रश्नों की रचना बालक की व्यवहारिक भाषा के अनुसार की जाती है, ये पूछा असत्य। ठीक है ना, तो ये तो सही है, प्रश्नों की रचना बालक की व्यवहारिक भाषा के अनुसार की जाती है। प्रश्नों का उद्देश्य के साथ संबंध नहीं होता है, प्रश्नों का उद्देश्यों के साथ संबंध नहीं होता है, तो प्रश्नों का उद्देश्यों के साथ संबंध होता है। तो इसने पूछा असत्य नहीं है, तो असत्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी असत्य है। मतलब कि असत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। असत्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी। प्रश्नों का उद्देश्य के साथ संबंध नहीं होता है, बट हम जानते हैं कि प्रश्नों का उद्देश्य के साथ संबंध होता है, बट यहाँ पे क्या लिखा? नहीं होता है, तो यही क्या हो गया? असत्य हो गया। ठीक है, प्रश्नों का क्रम तर्क संगत होना चाहिए, सही बात है। प्रश्नों की रचना बालक की व्यवहारिक भाषा के अनुसार की जाती है, ये भी बात सही है। और प्रश्नों का उद्देश्यों के साथ संबंध होता है, अगर ये लिखा होता तो सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा? नहीं होता है, और हमको पूछा भी क्या? असत्य, तो ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, बेसिक शिक्षा प्रणाली की विशेषता कौन सी नहीं है? यस, क्वेश्चन नंबर 44, बेसिक शिक्षा प्रणाली की विशेषता कौन सी नहीं है? बेसिक शिक्षा प्रणाली की कौन सी विशेषता नहीं है?
मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है। बेसिक शिक्षा प्रणाली की विशेषता कौन सी नहीं है? ठीक है, तो मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है। बी ऑप्शन, यह हस्तकौशल केंद्रित शिक्षा है। 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। तो 44 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट, क्योंकि इसमें क्या लिखा नहीं है। 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। किसका? ये RT 2009 का। किसका? RT 2009 का है। ठीक है, दोबारा सुनिए, बेसिक शिक्षा प्रणाली की विशेषता कौन सी नहीं है? तो बच्चों आप बताइए, 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, क्या बेसिक शिक्षा प्रणाली की विशेषता है? नहीं है। ये किसकी विशेषता? RTE 2009 की विशेषता है। लेकिन हम यहाँ पे 2 विशेषता याद कर लेते हैं बेसिक शिक्षा प्रणाली की। पहली विशेषता, मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है। अब देखिए यहाँ पे ही आ गया तो ऐसा नहीं क्रॉस मार दो, ही आता है तो भी आपको पढ़ना है एक बार, ठीक है ना। मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है, किसमें? बेसिक शिक्षा प्रणाली की विशेषता है। ठीक है, यह हस्तकौशल केंद्रित शिक्षा, ये हस्तकौशल मतलब कि हाथों के द्वारा कुछ सीखने पर भी केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 45, शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती है। शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती है विषय वस्तु को विश्लेषण करने से, उच्चारण संशोधन द्वारा, वाचन द्वारा, या कोई नहीं। शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती किससे मिलती है? कि जिससे हम शुद्ध बोल सकते हैं और स्पष्ट बोल सकते हैं। तो 45 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, वाचन द्वारा। शुद्ध और स्पष्ट बोलने की योग्यता हमें वाचन द्वारा मिलती है, उच्चारण संशोधन से नहीं मिलती, विषय वस्तु को विश्लेषण से भी नहीं मिलती। हमें क्या करना है? बोलना है। क्या करना है? बोलना है, अर्थात वाचन द्वारा। ठीक है ना बच्चों, मेरे लाडलों। 46, रचनात्मक लेखन की कौन सी विधा से सर्वाधिक अर्थग्रहण होता है? रचनात्मक लेखन की कौन सी विधा से सर्वाधिक अर्थग्रहण होता है? रचनात्मक लेखन की अर्थग्रहण सर्वाधिक होता है। कविता, निबंध, कहानी, कोई नहीं। तो रचनात्मक लेखन की कौन सी विधा से सर्वाधिक अर्थग्रहण होता है? तो बताइए, 46 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी। कहानी के माध्यम से सर्वाधिक अर्थग्रहण होता है। गृह कार्य का क्या उद्देश्य है? गृह कार्य का उद्देश्य क्या है? छात्र में आत्मविश्वास लाना, अतिरिक्त समय का सदुपयोग, स्वाध्याय करने का अभ्यास होता है, या सभी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा डी। गृह कार्य का उद्देश्य स्वाध्याय करने का अभ्यास होता है। ये बात भी सही है कि जो गृह कार्य का उद्देश्य क्या है? स्वाध्याय करने का अभ्यास भी है, अतिरिक्त समय का सदुपयोग भी है, और छात्रों में आत्मविश्वास लाना भी है। छात्र शुद्ध कब लिख पाएंगे? जब छात्र द्वारा दी गई अशुद्धियों से अभिभावकों को परिचित किया जाए, जब छात्र को दंडित किया जाए। दंडित करने पर बच्चा शुद्ध नहीं लिखेगा। जब छात्र को अपनी त्रुटियों का ज्ञान हो। बच्चा शुद्ध कब लिखेगा? जब उसको उसकी कमी पता चलेगी, तब वह शुद्ध लिखेगा। तो जब छात्र को अपनी त्रुटि का ज्ञान होगा तभी तो वो शुद्ध लिखेगा, नहीं तो वो गलत गलत लिखता जाएगा। ठीक है नहीं, इसलिए निदानात्मक के बाद उपचारात्मक होता है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, कौन सी पद्धति में बालक स्वयं अपना सुधार करता है? किस पद्धति में बालक स्वयं खुद अपना सुधार करता है? बताइए, पेस्टोलॉजी, अनुकरण विधि, जैकपॉट विधि, या सभी? तो 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ऑप्शन, जैकपॉट विधि। दोस्तों, जैकपॉट विधि में क्या होता है? बालक स्वयं अपना सुधार करता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।